चाल है सभी के? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और कवर करेंगे हम दोनों, चाहे वो हो मैक्रो या हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हां, आज की इस एक वीडियो से मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनको बस आप ये कर लो, मजा आ जाएगा, गारंटी बात है। और मैं उन टॉपिक्स को समझाने भी वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको कमांड करनी है और वो होता क्या है। बेसिकली बहुत जगह बता दिया जाता है आपको कि बेटा ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को वो चीज आनी भी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बारी बारी से देखिएगा। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक्स तो आपको लिखने ही है, प्लस यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां आइएगा, बात करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करी जाए, अगर मैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेता हूं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गुड्स। गुड्स और गुड्स हमारे फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है और प्रोड्यूसर गुड्स होता है। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, यूज करने के लिए रेडी है, रीसेल के पर्पस से नहीं लिए गए, और अगर किसी भी चीज में उनकी वैल्यू को जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई जाएगी। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये फाइनल गुड्स है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मार्कर है, ये फाइनल गुड्स है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये घड़ी है जो नई ली है, मैंने दिखानी पड़ेगी आपको, देखो नई ली है, तो ये हमारा फाइनल गुड्स है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, बन के तैयार है। मैं जो कपड़े पहना हूं, कपड़े के अंदर जो पहना हूं, वो सब हमारा क्या है? फाइनल गुड्स है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही जो इसके जस्ट अपोजिट है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, अगर खरीदा है तो रीसेल के पर्पज से लिया है, किसी भी चीज में जुड़ जाएगा तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, जिसका एग्जांपल है इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर फाइनल गुड्स पे खर्चा कंज्यूमर कर रहा है, उस खर्चे को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अगर फाइनल गुड्स पे खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम आई से डिनोट करते हैं। फाइनल गुड्स के बाद, इंटरमीडिएट गुड्स के बाद आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। वो सारे गुड्स जो आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, ऐसी वो सारी चीजें जो आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। सर जो हम एचडी क्वालिटी में वीडियो देख लेते हैं कभी कभी, क्या वो भी हमारा कंज्यूमर गुड्स है? क्योंकि वो भी आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। यस बेटा, वो भी आपका कंज्यूमर गुड्स है। मैं अपनी वीडियो की बात कर रहा हूं एचडी क्वालिटी में, कुछ और मत समझिएगा। तो कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो एक साल से ज्यादा चल जाए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो हद से हद एक साल तक चल जाए, नॉन ड्यूरेबल गुड जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। वो वाली चीजें नहीं, खाने पीने की बात हो रही, मेडिकल वाली बात नहीं हो रही है। और सर्विसेज, जब हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे पर्सन से, आपको पढ़ाई करनी थी, आप यूट्यूब पर आ गए, आपकी तबीयत खराब थी, आप डॉक्टर पर चले गए, तो ये सारी सर्विसेज में आती, जो कि हमारे कंज्यूमर गुड्स के पार्ट्स हैं। फिर हमारा आता है कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स भी हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं। दोनों में फर्क क्या है सर? कैपिटल गुड्स को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, रिपीटेडली, और प्रोड्यूसर गुड्स को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों के एग्जांपल, कैपिटल गुड्स का हमारा एग्जांपल्स है मशीन, और प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल है रॉ मटेरियल। इन गुड्स के बाद आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट में से अभी हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग नहीं करा है, और नेट इन्वेस्टमेंट हमारा वो अमाउंट है जिसमें से हमने डेप्ट का अमाउंट माइनस कर दिया है। कहा जाए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है
और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जुड़ा नहीं होता। ये आपको याद रखना है। तो अगर आप ग्रॉस से नेट में जा रहे हो तो डेप माइनस, और नेट से ग्रॉस पर वापस आ रहे हो तो डेप प्लस कर देंगे। उसके बाद आता है स्टॉक और फ्लो। क्या होते हैं सर? स्टॉक का मतलब कोई ऐसी चीज जो आप अभी के अभी मेजर कर रहे हो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं, अभी के अभी आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, अभी के अभी आपके घर की पानी की टंकी में कितना पानी है, वो हमारा क्या है? स्टॉक है। और जो हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, एक समय के दौरान, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, वो हमारा फ्लो है। फिर इसमें आता है फ्लो में ही इंटरसेक्टोरल फ्लो और सर्कुलर फ्लो और रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसका फ्लो और उसका फ्लो। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों में क्या फर्क है? मनी फ्लो और रियल फ्लो में इंटरसेक्टोरल फ्लो वो फ्लो होता है जो 4 सेक्टर्स में चलता है। 4 सेक्टर्स हमारे कौन कौन से आते हैं बेटा? 4 सेक्टर्स हमारा हाउस होल्ड आता है, हमारा प्रोड्यूसर आता है, हमारा गवर्नमेंट आता है और हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है। और सर्कुलर फ्लो वो फ्लो जो सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में चल रहा है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या फर्क है? अगर प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और उस ट्रांजैक्शन में पैसा या तो आ रहा है या जा रहा है, वो फ्लो हमारा मनी फ्लो है। और अगर पैसा नहीं आ रहा है, सर्विसेज ही आ रही हैं, तो वो हमारा रियल फ्लो है। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन, नेशनल इनकम की डेफिनेशन है हमारी वो सारी इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का जोड़ सॉरी, जितनी भी फैक्टर इनकम है उसका टोटल, और वो इनकम किसने कमाई हो? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर हमारी नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज नेशनल इनकम। हु इज नॉर्मल रेसिडेंट? अ पर्सन हु रिसाइड्स अ कंप्लीट ईयर प्रीवियसली, पिछली साल पूरी साल भारत में रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही हो। कमाना, खर्च करना, गवाना, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, ये हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाता है। फिर इस चैप्टर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी की लिमिटेशंस। जैसे हम कह सकते हैं जीडीपी वेलफेयर। देखो, रियल जीडीपी हमारा वो जीडीपी होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी, और जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। और नॉमिनल में जो प्राइस होती है वो करंट की ली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोसाइटी का सोशल इंडेक्स सबसे बढ़िया कौन बताता है, तो वो बताती है हमारी रियल जीडीपी। फिर लिमिटेशंस का मतलब है कि क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार जब भी जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। जैसे कि एक्सटर्नलिटीज, आपने कुछ अच्छा काम किया और बुरा काम किया, दोनों पे ही अच्छे पर आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला और बुरे पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगी, वो हमारी एक्सटर्नलिटीज होती है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी में जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? कोई शराबी है, ज्यादा शराब पी रहा है तो भाई जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन शराब पीने से सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है। मॉनेटरी एक्सचेंज बहुत सी जगह नहीं है। तो ये सारी लिमिटेशंस है हमारी जीडीपी की। उसके बाद जो मेथड्स वाला चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम का, उसमें से प्रिकॉशंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जब आप प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करोगे, इनकम मेथड को सॉल्व करोगे, एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करोगे, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है। फिर आपका आता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन से पहले जो हमारे मनी के फंक्शंस है वो पढ़ लीजिएगा।
मनी हमारी बार्टर सिस्टम के बाद आई थी, और जो बार्टर सिस्टम के जो भी ड्रॉबैक्स थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, उसके सारे वो फीचर्स हो गए थे। टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, फेट मनी, फिड्यूशरी मनी। फेट मनी हमारे वो पैसा होता है जो हमें आरबीआई या गवर्नमेंट इशू करती है। माफ कीजिएगा बेटा, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आपके एग्जाम्स हैं तो करना पड़ रहा है। तो फेट मनी हमारा क्या है, फेट मनी हमारा वो पैसा है जो हमारी आरबीआई द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। नोट्स है, कॉइन है, ये सारा फेट मनी है। और फिड्यूशरी मनी क्या है, वो सारा पैसा जो हमारी चेक के फॉर्म में है, जो हम किसी पर भरोसा करके ले लेते हैं, और भरोसे वाले को बनने में टाइम नहीं लगता। फ्रीदी बैंक सही है आपके लिए। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, सॉरी क्रेडिट मनी और फुल बॉडी मनी। 1 रुपए का सिक्का और बनाने की लागत भी 1 रुपए है, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, उसको हम कहते हैं फुल बॉडी मनी। और जब कमोडिटी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मनी वैल्यू, उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, M1 क्या होता है, M1 का फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई का C प्लस DD प्लस OD। M1 इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट कैसे करती है। हम लोग बैंक को पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और बैंक को भी कुछ रिजर्व जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ CRR। तो जो भी हम पैसा जमा करते हैं बैंकों में, एक फिक्स रेट होता है CRR का, उस परसेंट से वो पैसा अपने पास रखते हैं ताकि वो आरबीआई को जाएगा, और बचे हुए पैसे से वो लोन देते हैं, और जितना CRR होता है उसी के हिसाब से उतना ही टाइम्स वो मार्केट में उस पैसे को फ्लो कर सकते हैं। जितना ज्यादा CRR होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएट होगा, और जितना कम CRR होगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। फिर हमारे फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक हमारे एडवांस एक्सेप्ट करती है हमारे डिपॉजिट्स को, हमें लोन देती है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई मनी की अथॉरिटी आरबीआई के पास मॉनेटरी इशू करती है। बैंकर टू द बैंक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के सारे ट्रांजैक्शंस, ओपन मार्केट सिक्योरिटी सब हमारी आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और बैंकर टू द बैंक, बैंक को कब क्या करना है वो सारी अथॉरिटी हमारी करती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फीचर है इसका मेन, जब भी हमारी कॉमर्शियल बैंक और कहीं से पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही है तो हमारी आरबीआई उस समय उन्हें पैसा देती है, उसे हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरेंस हाउस फंक्शन। फिर उसमें आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, जिसमें बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है। ये चीज होती क्या है और इनके घटने या बढ़ने के इफेक्ट क्या होंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी हमारी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ज्यादा समय के लिए उसे बैंक रेट कहते हैं जो ब्याज लगती है उस पर, और कम समय के लिए रेपो रेट कहते हैं। अगर ये बैंक रेट बढ़ जाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सेम रेपो रेट पर भी यही होगा, रिवर्स रेपो रेट पर भी यही होगा, CRR पर भी यही होगा, SLR पर भी यही होगा बढ़ने पर, और कम होने पर जस्ट इसका उल्टा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो हम लोन लेते हैं उसके बीच का गैप, ये सारी चीजें इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका जो एडी का पार्ट है, उसमें आपके एडी की जो सिचुएशन है, एडी ग्रेटर देन AS होगा तो क्या होगा, एडी लेस देन AS होगा तो क्या होगा, एडी इक्वल टू AS होगा तो क्या होगा। ये कब होता है, डिमांड ज्यादा यानी एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन, इसमें हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ, एडी किस कारण की वजह से बढ़ा। एडी में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स की डिमांड के बढ़ने की वजह से एडी हमारा बढ़ गया। तो इसके रीजन जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है उससे ये कवर किया जाता है, ठीक किया जाता है। देन बात करी जाए इसका वाइस वर्सा, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसमें जो न्यूमेरिकल है कंजप्शन फंक्शन वाला, C इक्वल टू C बार प्लस BY, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, जिसके मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराए भी है। ये न्यूमेरिकल भी इंपोर्टेंट है, आएगा आपसे पूछेगा, ठीक है। कर्व आपको याद रखना है, जैसे कि ये जो कर्व है वो AD का होता है, ये जो कर्व है वो AS का होता है, ठीक है। MPC का, APC का कर्व, स्लोप ऑफ C लाइन, स्लोप ऑफ S लाइन,
वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद एडी के कंपोनेंट्स के बाद आपको क्या याद रखना है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, जो भी मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाता है, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लस कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसके नाम में कैपिटल लगा हुआ है यानी कि देश की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। जैसे कैपिटल रिसीप्ट, तो वो पैसा जो सरकार के पास आ रहा है और उसके आने से सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो सरकार करती है तो उसकी एसेट लायबिलिटी फर्क पड़ेगा। देन उसके बाद जो आपका बीओपी है, उसमें बीओपी में करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, डेबिट में और क्रेडिट में क्या आता है, बीओपी इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, ये सारी कंडीशन। ये पूरा मैंने जो आज पहला पार्ट कवर किया है, ये बेसिकली मैंने कवर किया है मैक्रो का। अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थोड़ी तबीयत की वजह से नहीं लग रहा कि आगे ये वीडियो हो पाएगी। आगे वीडियो को यार ये पॉइंट जितने भी हैं सारे अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि मैं आने वाले इस वीडियोस में सैंपल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।